स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाने वाली इस क्लास में। ये क्लास बीएससी तृतीय वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी की है। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे सीड डोर्मिनेंसी के बारे में। सीड डोर्मेंसी जिसे हिंदी में बीज प्रसुप्ता अवस्था कहते हैं, होती क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थियों, बीज निर्माण के पश्चात अनुकूल वातावरण मिलने के बावजूद भी यदि कोई बीज अंकुरित नहीं हो पाता तो हम इस अवस्था को बीज प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। शर्त क्या है कि अनुकूल वातावरण मिलना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि अंकुरित नहीं होता तो हम बीज की इस अवस्था को डोर्मेंसी कहते हैं। डोर्मेंसी को इसकी उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। एक डोर्मेंसी जिसे प्राथमिक या प्राइमरी सीड डोर्मेंसी कहते हैं और दूसरी वो होती है जो सेकेंडरी होती है। बीज परिवर्तन के दौरान ही उसमें उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की कार्यकीय संरचना के कारण यदि उसमें डोर्मेंसी उत्पन्न होती है तो उसको प्राइमरी प्रकार की कहते हैं। जैसे कि इसकी सीड कोट जल तथा ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्यता इम्परमिबिलिटी प्रदर्शित करता है। जल तथा ऑक्सीजन के अभाव में बीज अंकुरण नहीं कर पाता, फलस्वरूप वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। यदि भ्रूण का परिपक्वन बीज प्रकीर्णन से पहले नहीं हो पाता, बीज फल से बाहर निकल कर वातावरण के अंदर मुक्त हो जाता, उस स्थिति में उस बीज में उपस्थित भ्रूण जब तक पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं होगा तब तक उसका अंकुरण क्रिया नहीं होती, अथवा भ्रूण की वृद्धि होने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती हो या उस बीज को एक विशिष्ट ताप और विशिष्ट प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट ताप और विशिष्ट प्रकाश, फॉर एग्जाम्पल कोई बीज अधिक ताप के अंतर्गत या अधिक अवधि के प्रकाश में अंकुरित होता है और उसको यदि कम अवधि का प्रकाश मिलता है, उस स्थिति में बीज का अंकुरण नहीं होता। तीसरा, अंकुरण निरोधी अथवा निरोधक पदार्थ यदि उस बीज में उपस्थित है तो अंकुरण की संभावना नहीं होती, अर्थात बीज प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। दूसरा जो प्रकार है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सीड डोर्मेंसी। वातावरणीय कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली डोर्मेंसी, अर्थात वो जल ऑक्सीजन के प्रति उसका सीड कोट पारगम्य है, भ्रूण परिपक्व हो चुका है, सामान्य रूप से वृद्धि कर रहा है, उसको विशिष्ट ताप और प्रकाश की जितनी आवश्यकता होती है मिलती है और उसमें अंकुरण निरोधक पदार्थ बाहर निकल चुके हैं या निष्क्रिय हो चुके हैं। इसके बावजूद भी वातावरणीय परिस्थिति के कारण वो बीज अंकुरण नहीं कर पाता तो सेकेंडरी सीड डोर्मेंसी कहलाती है। सेकेंडरी सीड डोर्मेंसी का एक एग्जाम्पल है, वह है टेक्सस के बीज वातावरणीय परिस्थिति के कारण अंकुरित नहीं हो पाते। सीड डोर्मेंसी की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में आज की इस क्लास का मुख्य टॉपिक है कॉजेज ऑफ सीड डोर्मेंसी। सीड डोर्मेंसी या बीज प्रसुप्तता के कारण क्या हो सकते हैं। तो ये 6 कारण हैं जिनको हम विस्तार से इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। पहला है कि इसके अंदर हार्ड सीड कोट प्रेजेंट हो जाता है, इमेच्योरिटी ऑफ एम्ब्रियो हो जाए, विशिष्ट परिपक्वन काल की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्टर राइपनिंग पीरियड, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेटर इनहिबिटर, अंकुरण निरोधक पदार्थों की उपस्थिति, स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, विशेष ताप की आवश्यकता होती है और स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट होती है। इन 6 कारणों के कारण सामान्यतः बीज के अंदर प्रसुप्ति अवस्था पाई जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीज के अंदर पाए जाने वाले सबसे बाह्य आवरण जिसको हम सीड कोट कहते हैं। उस कोट की संरचना कैसी होती है कि डोर्मेंसी को प्रेरित करता है। बीज
प्रसुप्ति अवस्था के कारण क्या हो सकते हैं? तो हमने अभी पहले 6 पॉइंट पढ़े थे, उसमें से पहला पॉइंट हमारे पास में है कि सीड के चारों तरफ पाए जाने वाले कठोर बीज आवरण हार्ड सीड कोट की प्रेजेंस होती है। इसके कारण ये जल की प्रति, दूसरा ऑक्सीजन की प्रति और तीसरा उसकी सामान्य ग्रोथ को नहीं होने देता। किसकी? एम्ब्रियो की। जब हम किसी बीज की बात करें तो इस बीज के अंदर इस प्रकार का एक बड़ा सा आवरण पाया जाता है, इसको कठोर आवरण, सीड आवरण या सीड कोट के नाम से जानते हैं। इस सीड कोट के आंतरिक भाग के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। पहला, ये सीड कोट यदि ऑक्सीजन और जल के प्रति पारगम्यता प्रदर्शित करता है तो बाह्य वातावरण से इसी वजह से इसके अंदर जल तथा ऑक्सीजन प्रवेशित हो सके और ये ऑक्सीजन भ्रूण के श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होकर के इसकी ग्रोथ को प्रेरित करेगा। जल उपापचयी क्रियाओं में प्रेरित होकर के विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को सक्रिय करेगा और जब ये ग्रोथ करके एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल का निर्माण करेगा, सबसे पहले प्रारंभिक मूल तंत्र और प्रारंभिक प्रोतंत्र प्लूमल और रेडिकल्स निकलेगा। तो रेडिकल्स या प्लूमल को निकलने के लिए सीड कोट को तोड़ना जरूरी होता है या इसको भेजना जरूरी होता है। यदि ये आवरण कठोर होता है तो इसके भ्रूण की सामान्य वृद्धि को निरोधित करता है, जो कि तीसरे पॉइंट के अंतर्गत बताया गया। मैकेनिकल रेसिस्टेंट टू ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, जो कि कठोर आवरण करता है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं हम, वाटर के प्रति इम्प्रेमिबिलिटी प्रदर्शित करता है। तो ऐसा सामान्य तौर पर लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में पाया जाता है। लेग्यूमिनोसी कुल के बीज के चारों तरफ एक कठोर आवरण पाया जाता है, जिसके कारण जल बीज के अंदर प्रवेशित नहीं हो पाता, जो कि अंकुरण के लिए आवश्यक है। फलस्वरूप बीजों के अंदर प्रसूति अवस्था प्रारंभ हो जाती है। और इसकी कठोर आवरण का मुख्य कारण क्या है कि इसके चारों ओर वैक्स लाइक लेयर पाई जाती है, जो जल प्रतिकर्षित है, जल को बीज से दूर रखने का कार्य करती है। जब तक ये वैक्स लाइक लेयर नहीं आती तब तक इसकी कठोरता कम नहीं होती। कभी कभी इन बीजों के शीर्ष भाग, जिस क्षेत्र से जल इस बीज के अंदर प्रवेशित होता है, उस क्षेत्र को नाम देते हैं स्ट्रोफिलर क्लेफ्ट। इस क्लेफ्ट क्षेत्र के सुबिरीनकृत होने से, सुबिरीन एक जल अपारगमीय कार्बोहाइड्रेट है और इस पदार्थ का जमाव जिस भाग पे होता है, इस क्रिया को सुबिरीनकरण कहते हैं। तो सुबिरीनकृत भाग हो गया, वो सुबिरीन युक्त होने के कारण इस स्ट्रोफिलर क्लेफ्ट से जल बीज के अंदर प्रवेशित नहीं हो पाता और जल के अभाव में बीज का अंकुरण नहीं हो पाता, फलस्वरूप डोर्मेंसी उत्पन्न होती है। कठोर सीड आवरण के कारण ऑक्सीजन गैस का भी प्रवाह नहीं होता, फलस्वरूप डोर्मेंसी उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल जेंथियम का लिया गया। जेंथियम की एक ही फल में दो प्रकार के बीज स्थित होते हैं, एक ऊपर की ओर स्थित होता है, दूसरा निचली सतह की ओर स्थित होता है। निचले सतह पर स्थित बीज में सामान्य ऑक्सीजन पहुंचने के कारण इसका अंकुरण हो जाता है, लेकिन ऊपरी बीज के ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण इसका अंकुरण नहीं हो पाता। ऊपरी बीज को यदि ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में रखा जाता है, उस स्थिति में इसका अंकुरण संभव हो पाता। ऐसा माना गया है कि इस जेंथियम के बीज में या ऊपरी बीज के अंदर ऐसे निरोधक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो कि अंकुरण की क्रिया को रोकने का कार्य करता है। तो वेरिंग और फोंडा ने 1957 में बताया था कि ऊपरी बीज को यदि उच्च ऑक्सीजन की सांद्रता में रखा जाता है तो उस स्थिति में उस बीज के अंदर उपस्थित अंकुरण निरोधक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, फलस्वरूप उसकी सांद्रता कम होने के कारण अंकुरण की क्रिया प्रेरित हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, जो कठोर सीड आवरण से निर्मित है, वो है मैकेनिकल रेसिस्टेंट, यांत्रिक अवरोधक उत्पन्न हो जाता है। इसके फलस्वरूप भ्रूण परिवर्तित होकर के मूलांकुर और प्रांकुर का निर्माण कर देता है, लेकिन वो सीड कोट को तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाता, फलस्वरूप अंकुरण की क्रिया रुक जाती है। इसलिए बीज सामान्य अवस्था में प्रसुप्त अवस्था में रहता है। ऐसा अमेरेंथस रेट्रोफ्लेक्सस में देखा गया है। इस प्लांट के बीज में, ये बीज का सीड कोट जल तथा ऑक्सीजन दोनों के प्रति एक साथ में अपारगम्यता प्रदर्शित करता है। बीज प्रसुप्तता का दूसरा कारण
इमेच्योरिटी ऑफ सीड एम्ब्रियो, भ्रूण का अपरिपक्व होना। इसका मुख्य कारण क्या है कि जब बीजों का प्रकीर्णन फल से हो जाता है उस समय भ्रूण पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता, अर्थात भ्रूण की परिपक्व होने से पूर्व ही बीज का प्रकीर्णन हो जाता है और बीज अनुकूल वातावरण के अंतर्गत अंकुरित होने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। लेकिन चूंकि एम्ब्रियो अभी तक पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं है, इसलिए मूलतंत्र तथा प्रोतंत्र का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। इसीलिए बीज इस स्थिति में या भ्रूण के अपरिपक्व होने के कारण अंकुरण की क्रिया को प्रदर्शित नहीं करता। ऐसा ऑर्किडेसी, ओरोबैंकी और रेननकुलेसी फैमिली के कुछ प्लांट में देखने को मिलता है। तीसरा जो कारक है वो है प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन इनहिबिटर या निरोधक पदार्थ। वे होते हैं जो अंकुरण की क्रिया को रोकने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल एब्सिसिक एसिड, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक एसिड और फिनोलिक यौगिक या फिनोलिक अम्ल। जब तक ये इनहिबिटर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स इस सीड्स के अंदर उपस्थित होते हैं तब तक उस बीज का अंकुरण नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसकी सीड कोट के हार्ड से मुलायम होने पर वो जल को और ऑक्सीजन को इजी वे से अवशोषित करना प्रारंभ कर देता है, उस स्थिति में इन निरोधक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है या उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है, उसका डाइल्यूशन बढ़ जाता है और वो डाइल्यूशन के साथ में ही सीड से बाहर निकल जाता है। इन इनहिबिटर की एब्सेंस में अब वो बीज अंकुरण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। चौथा कारण है रिक्वायरमेंट ऑफ आफ्टर राइपनिंग पीरियड। जब बीज पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है लेकिन भ्रूण परिपक्व नहीं होता, ये अपरिपक्वता से संबंधित है, तो उस भ्रूण को पूर्ण रूप से परिपक्व होने या बीज को पूर्ण रूप से परिपक्व होने के लिए कुछ रेस्टिंग स्टेज की आवश्यकता होती है। इस स्टेज में वो आवश्यक घटकों का संश्लेषण कर लेता है, परंतु एम्ब्रियो और सीड्स मैच्योर हो जाता है। आवश्यक घटकों के संश्लेषण की इस क्रिया को स्तरण कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन नाम दिया जाता है। ऐसा जई और गेहूँ जैसे पौधों के बीजों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारा कारक नंबर 4 जिससे डोरमेंसी उत्पन्न होती है। बीज प्रसुप्ति अवस्था को परहेज करने वाला 5वां कारक। प्रत्येक बीज को अंकुरण करने के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। एक विशिष्ट ताप थी और उसी ताप पर वो अंकुरित होगा। इस प्रकार की डोरमेंसी सामान्यतौर पर शीतोष्णीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के बीजों में मिलती है। इन बीजों को अंकुरित करने के लिए एक विशेष निम्न ताप की आवश्यकता होती है जो 0 डिग्री से लगा करके 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है। इस क्रिया को शीतन उपचार कहते हैं। जब तक उनको ये टेम्परेचर नहीं मिलता तब तक वो अंकुरित नहीं होता। इस उपचार के फलस्वरूप होता क्या है कि जिबरेलिक एसिड का निर्माण हो जाता है जो कि अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करता है। इसे कहते हैं विशिष्ट ताप की आवश्यकता वाला कारक। इसके फलस्वरूप 2 प्रकार की डोरमेंसी डेवलप हो जाती है। पहली होती है एपिकोटाइल प्रकार की और दूसरी होती है रेडिकल प्रकार की। अर्थात पहले टाइप्स में मूल तंत्र सामान्य रूप से वृद्धि कर लेता है, लेकिन एपिकोटाइल में वृद्धि नहीं होने के कारण प्रोतंत्र का विकास नहीं होता। और दूसरे टाइप्स के अंतर्गत जिसको रेडिकल सीड डोरमेंसी कहते हैं, इसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों की वृद्धि नहीं होने के फलस्वरूप न तो मूल तंत्र विकसित होता है, नहीं प्रोतंत्र विकसित होता है, जिसको हम रेडिकल टाइप्स डोरमेंसी कहते हैं। रेडिकल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे पहले अंकुरण क्रिया के दौरान मूल तंत्र विकसित होता है, उसके बाद में प्रोतंत्र बनता है। तो रेडिकल पहले बनता है, प्लूम्यूल का विकास बाद में होता है। इसका मतलब हाइपोकोटाइल पहले विकसित होता है और एपिकोटाइल बाद में विकसित होता है। जब हाइपोकोटाइल ही विकसित नहीं हुआ तो दोनों ही प्रकार की संरचना नहीं बनी, फलस्वरूप डोरमेंसी उत्पन्न हो गई, तो इसलिए इसको नाम देते हैं रेडिकल सीड डोरमेंसी। बीज प्रसुप्ति अवस्था का छठा कारण जिसे नाम देते हैं स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। एक तो था स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायरमेंट और दूसरा है
लाइट रिक्वायरमेंट। सभी बीज एक विशिष्ट तापमान और प्रकाश की उपस्थिति या प्रकाश को हाईलाइट करना जरूरी है, तो विशिष्ट प्रकाश की उपस्थिति में ही अंकुरित होते हैं। तो उपयुक्त या विशिष्ट प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरित होने वाले इन बीजों को फोटोब्लास्टिक या प्रकाश संवेदी बीज कहते हैं। नाम देंगे फोटोब्लास्टिक, आवश्यक होगी विशिष्ट प्रकाश की, चाहे वो अवधि से हो, तीव्रता से हो, मात्रा से हो, किसी की भी। फोटोब्लास्टिक सीड्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो वे ऐसे बीज जो प्रकाश की उपस्थिति में उनमें अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसको नाम देते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक। प्रकाश की प्रेजेंस में जर्मिनेशन प्रेरित होता है, ऐसे बीजों को नाम देते हैं पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। फॉर एग्जांपल बिटुला, कैप्सुलाब्रेसा पेस्टोरियस, लेकुटा सैटिवा और निकोटेना टेबोकम जैसे बीज पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक रेस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड जो टाइप है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसे अंकुरण करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, और प्रकाश की विपरीत क्रिया अर्थात कम प्रकाश में अंकुरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। इनको यदि प्रकाश मिलता है तो अंकुरण की प्रक्रिया नहीं होगी, पॉजिटिव को प्रकाश नहीं मिलता है तो अंकुरण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो जो प्रकाश की अनुपस्थिति में या प्रकाश की कम मात्रा में या प्रकाश की कम उपस्थिति में अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करता है, ऐसे बीजों को नेगेटिव फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइजेला दामासियाना और साइलिना आर्मेरिया, ये दो प्लांट की बीज ऐसे हैं जो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक क्रिया को शो करते हैं, इसको रेस्पॉन्स करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस क्लास के अंतर्गत, इस लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा सीड डोरमेंसी और काउजेज ऑफ सीड डोरमेंसी। बीज प्रसुप्ता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उनको प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से। अगले लेक्चर के अंतर्गत हम सीड डोरमेंसी पार्ट सेकेंड के अंदर पढ़ेंगे कि इस प्रसुप्ति अवस्था को कैसे भंग किया जाए, प्रसुप्ति होने की मैकेनिज्म क्या है और इस प्रसुप्ति अवस्था के लाभ क्या है। इस सीड डोरमेंसी से संबंधित तीनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, सीड डोरमेंसी क्या होती है, 1 नंबर के क्वेश्चन में या इसका महत्व लिखिए। दूसरा, सीड डोरमेंसी को प्रेरित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है, या फिर इसको भंग करने की विधियों को, दोनों को अलग अलग पूछ करके बड़ा क्वेश्चन बना जाता है, या फिर डिस्क्रिप्टिव प्रकार का बड़ा प्रश्न बनाता है सीड डोरमेंसी आप क्या समझते हैं, इसको उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों और इसको भंग करने की विधियों का वर्णन करते हुए इसका आर्थिक महत्व लिखिए। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बीज प्रसुप्ता को भंग करने की विधियाँ, बीज प्रसुप्ता का महत्व और उसकी क्रियाविधि। आप लगातार गायत्री कॉलेज सांचौर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाने वाले विभिन्न विषयों के, अपने संबंधित विषयों के लेक्चर देखते रहिए। नमस्कार।